आज जिस आदमी को पुलिस हथकड़ी पहनाकर ले जा रही थी, कभी उसी ने मेरे पापा को पूरे बाजार के सामने इतना बेइज्जत किया कि उस दिन मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाई थी। उस पल मैंने बस एक बात अपने दिल में ठान ली थी कि एक दिन मैं इतनी काबिल ज़रूर बनूंगी ताकि मेरे पापा की झुकी हुई नज़रें फिर कभी किसी के सामने झुकनी न पड़े। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या सहना पड़ा, ये कहानी शायद आपकी आंखें भी नम कर दे। मेरा नाम प्रीति है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। आज लोग मुझे एक गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में जानते हैं, लेकिन मेरी असली पहचान आज भी यही है कि मैं एक मेहनती दर्जी की बेटी हूँ। मेरे पापा का नाम महेश है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिलाई मशीन के सामने बैठकर गुजार दी, लेकिन कभी अपनी मेहनत से समझौता नहीं किया। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था। उसमें दो छोटे छोटे कमरे थे, जिनमें एक कमरे में हम रहते और दूसरा कमरा ही हमारे लिए दुकान था। उसी कमरे में एक पुरानी सी सिलाई मशीन रखी हुई रहती और उस मशीन के पास धागों की रंग बिरंगी रीलें, कपड़ों के बंडल, कैंची, नाप लेने वाला फीता और आधे सिले हुए कपड़े हमेशा इधर उधर रखे रहते थे। बचपन से मैंने अपने पापा को उसी मशीन के साथ देखा। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे वो मशीन भी हमारे परिवार का ही एक सदस्य हो। सुबह होते ही पापा सबसे पहले दुकान का शटर उठाते, उसके बाद झाड़ू लगाते, अपनी मशीन साफ करते और फिर बड़े प्यार से उस पर हाथ फेरते। मुझे लगता था कि पापा सच में उस मशीन से प्यार करते हैं और वो सिर्फ कपड़े नहीं सिलते थे, वो हर कपड़े को अपना काम समझकर बनाते। और कोई ग्राहक अगर कह देता कि शादी का सूट है, इसको ज़रा ध्यान से बनाइएगा, तो पापा रात के 12-12 बजे तक जागकर उसकी सिलाई पूरी करते। कई बार तो मैं रात में उठती तो देखती कि पूरा घर सो चुका है, लेकिन पापा अभी भी मशीन चला रहे हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती थी, कमर दर्द से झुक जाती, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। कई बार महीने के आखिरी दिनों में उनको खर्च चलाने में दिक्कत हो जाती, लेकिन एक बात मैंने अपने पापा में कभी नहीं देखी, उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि हम गरीब हैं। जब भी मुझे स्कूल की कोई किताब चाहिए होती या फीस जमा करनी होती, वो न जाने कहाँ से पैसे लेकर आ जाते। उस समय मुझे लगता था कि शायद पापा के पास बहुत पैसे होंगे, लेकिन सच तो मुझे बहुत बाद में पता चला। धीरे धीरे पापा का नाम पूरे बाजार में होने लगा। लोग कहते थे कि अगर फिटिंग अच्छी चाहिए तो महेश के पास ही जाओ। कई ग्राहक तो ऐसे भी थे जो सालों से सिर्फ पापा से ही कपड़े सिलवाते थे। उनकी यही मेहनत कुछ लोगों को बहुत पसंद आती, लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जिसे मेरे पापा की ईमानदारी और बढ़ती हुई पहचान बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उस आदमी का नाम विक्रम सेठ था। उसका शहर में बहुत बड़ा बुटीक खुला हुआ था। साथ ही पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े लोग उसके यहाँ आते, बाजार के कई दुकानदार उससे डरते भी थे। उस समय मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यही आदमी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बनने वाला है। पर मुझे आज भी वो दोपहर बिल्कुल साफ याद है। मैं दुकान के एक कोने में बैठकर अपनी किताबें पढ़ रही थी और पापा मशीन पर किसी ग्राहक का कुर्ता सिल रहे थे। तभी अचानक दुकान के बाहर एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर रुकी। उसकी आवाज़ सुनते ही बाजार के कई लोग पलटकर देखने लगे। कुछ दुकानदार अपनी दुकान से बाहर निकल आए। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कौन आया है, लेकिन अगले ही पल जो आदमी गाड़ी से उतरा, उसे देखकर पहली बार मैंने अपने पापा के चेहरे का रंग बदलते हुए देखा। वो सफ़ेद रंग का महंगा कुर्ता, आंखों पर काला चश्मा और पैरों में चमचमाते हुए जूते पहने आया। उसके पीछे दो आदमी और खड़े हुए थे। जैसे ही वो हमारी दुकान के सामने आकर रुका, बाजार के कई दुकानदार उसकी तरफ देखने लगे। कुछ लोग तो उसे देखकर मुस्कुराने भी लगे और कुछ तुरंत अपनी दुकान से बाहर निकल आए। उस समय मैं छोटी थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इस आदमी के आने से पूरे बाजार का माहौल अचानक क्यों बदल गया। फिर पापा ने भी अपनी सिलाई मशीन रोक दी। उन्होंने अपने हाथ पर लगा हुआ धागा झाड़ा और मुस्कुराकर बोले, आइए सेठ जी, बैठिए। विक्रम सेठ बिना कुछ बोले दुकान के अंदर आ गया। उसकी नज़र हमारी दुकान के हर कोने पर घूम रही थी। कभी वो दीवारों को देखता, कभी मशीन को और कभी बाहर सड़क की तरफ। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दुकान में नहीं बैठा, बल्कि किसी चीज़ का हिसाब लगा रहा है। फिर उसकी नज़र मुझ पर आकर रुकी। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारी बेटी है। पापा के चेहरे पर अलग ही खुशी आ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि हाँ, ये मेरी बेटी प्रीति है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन ये बहुत बड़ा नाम रोशन करेगी। पापा की ये बात सुनकर मुझे थोड़ी शर्म भी आ गई। फिर मैं धीरे से अपनी किताब के पीछे चेहरा छुपाकर मुस्कुरा दी।
विक्रम सेठ कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर उसने कुर्सी खींची और आराम से बैठ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आंखों में मुझे अपनापन बिल्कुल भी नहीं दिखा। कुछ पल तक दुकान में बिल्कुल खामोशी छाई रही। बाहर सड़क पर लोग आ जा रहे थे, मशीनें भी बंद थीं और मैं भी चुपचाप अपनी किताब बंद करके दोनों की बातें सुनने लगी। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि विक्रम सेठ किसी ज़रूरी काम से आया है। थोड़ी देर के बाद उसने दुकान के बाहर एक नज़र डाली और फिर मुस्कुराते हुए पापा से बोला, महेश, तुम्हारी ये दुकान इस पूरे बाजार की सबसे अच्छी जगह पर है। तो पापा भी मुस्कुराकर बोले, बस सेठ जी, ऊपर वाले का दिया यही तो है मेरे पास और सब कुछ यहीं से चल रहा है। इस पर उन्होंने सर हिलाया और बोले, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि तुमसे एक ज़रूरी बात करूं, लेकिन वक्त ही नहीं मिल पाया। फिर पापा ने बड़े आराम से कहा कि जी कहिए, क्या बात है। तो वो कुर्सी पर थोड़ा आगे झुक गया। उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा मीठी हो गई और बोला, महेश, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी ये दुकान खरीदना चाहता हूँ तो तुम्हारा क्या जवाब होगा। ये सुनते ही मैं एकदम से पापा की तरफ देखने लगी। पापा कुछ सेकंड तक चुप रहे। उन्होंने दुकान की दीवारों की तरफ देखा, फिर अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर हाथ फेरा और उसके बाद बहुत शांत आवाज़ में बोले, पर आपको मेरी छोटी सी दुकान में ऐसा क्या दिख गया जो आप लेना चाहते हैं। पापा का ये सवाल सुनकर पहली बार विक्रम सेठ के चेहरे की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। पापा का सवाल सुनकर वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अरे महेश, दरअसल बात यह है कि मुझे बस ये जगह पसंद आ गई है, इसलिए सोचा कि तुमसे इस बारे में बात कर ली जाए। तब पापा ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके चेहरे को देखकर समझ गई थी कि वो विक्रम सेठ की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वो फिर बोला, देखो महेश, बाजार तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। मैं अपनी दुकान और बड़ी करना चाहता हूँ, तो तुम्हारी ये दुकान बीच में आ रही है। अगर तुम चाहो तो जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें नकद दे दूंगा। ऊपर से किसी और जगह नई दुकान भी बनवा दूंगा। बस ये दुकान मुझे दे दो। उस दिन मैंने पहली बार इतनी बड़ी रकम की बात किसी को करते हुए सुना, तो मुझे लगा कि शायद पापा इस बात पर मान जाएंगे। आखिर इतने पैसे किसी गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होते हैं। लेकिन पापा ने बिना एक पल सोचे बहुत आराम से उन्हें जवाब दे दिया कि सेठ जी, पैसे हर ज़रूरत तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो अपनेपन और यादों की जगह नहीं ले सकते। इस दुकान में मेरे पापा की यादें बसी हैं। मैंने सिलाई करना भी अपने पापा से यहीं पर सीखा था। मैं इसे कभी नहीं बेच सकता। तो विक्रम सेठ ने अपनी उंगलियां मेज़ पर धीरे धीरे थपथपाईं। वो मुस्कुराने लगा, लेकिन अब उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहली बार किसी ने उसकी मनचाही बात के लिए मना किया हो। कुछ सेकंड तक तो वो पापा को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है महेश, जैसा तुम्हें ठीक लगे। उसकी आवाज़ में मिठास तो अभी भी थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसमें हल्की सी कड़वाहट महसूस हुई। फिर धीरे धीरे कुर्सी से उठा। उसने अपने कुर्ते की सिलवटें ठीक की और दुकान के दरवाजे तक जाकर रुक गया। मुझे लगा शायद वो अब चला जाएगा, लेकिन वो अचानक से पलटा और वापस पापा की तरफ देखने लगा। उसने दुकान के अंदर एक बार फिर से नज़र घुमाई और आखिर में उसकी नज़र पापा की पुरानी सिलाई मशीन पर जाकर ठहर गई। कुछ सेकंड तक तो वो उसी मशीन को देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, महेश, लगता है तुम्हें अपनी इस दुकान से बहुत ज़्यादा ही लगाव है। पापा ने भी बिना देर किए उनका जवाब दिया कि लगाव दुकान से नहीं सेठ जी, उस मेहनत से है जो इस दुकान ने हमें सिखाई है। पापा की ये बात सुनकर मैं उन्हें बस देखती रह गई। पता नहीं कि उस दिन उनकी आवाज़ में मुझे एक अलग ही अपनापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ विक्रम सेठ को जवाब नहीं दे रहे, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का सच कह रहे हैं। तभी उसने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाई और बहुत धीरे से सर हिलाकर बोला, ठीक है महेश, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर जब भी कभी तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे याद कर लेना। इतना कहकर उसने जेब से एक चमकता हुआ एक विजिटिंग कार्ड निकाला और पापा की मेज़ पर रख दिया। पापा ने उस कार्ड की तरफ देखा भी नहीं, वो बस मुस्कुराकर बोले, जी, ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर याद करूँगा। विक्रम सेठ ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। वो बस दुकान से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। फिर कुछ ही पल में उसकी गाड़ी बाजार की भीड़ में से गायब हो गई। मैं दौड़कर दुकान के बाहर तक गई। दूर जाती हुई उसकी गाड़ी को मैं तब तक देखती रही जब तक वो मेरी आंखों से गायब नहीं हो गई। फिर वापस अंदर आई तो देखा पापा अब भी उसी मेज़ के पास खड़े थे। उनकी नज़र मेज़ पर रखे हुए उस छोटे से विजिटिंग कार्ड पर थी, लेकिन उन्होंने उसे अभी तक अपने हाथ में भी नहीं उठाया था। तो मैं धीरे धीरे चलकर पापा के पास पहुंची। मेरी नज़र भी बार बार उसी विजिटिंग कार्ड पर जाने लगी। वो छोटा सा सफ़ेद कार्ड था जिस पर सुनहरे शब्दों में विक्रम सेठ और नीचे उसके बड़े बुटीक का नाम और मोबाइल नंबर छपा था।
उस समय मुझे उस कार्ड की कोई अहमियत समझ नहीं आई, लेकिन पापा उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि उनके लिए कोई वार्निंग हो। तब मैंने उनसे धीरे से पूछा, पापा आपने वो कार्ड क्यों नहीं उठाया? उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और कार्ड उठाकर मेज की दराज में रख दिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा हर चीज़ का जवाब उसी वक्त देना ज़रूरी नहीं होता, कुछ बातें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मैंने सर तो हिला दिया, लेकिन सच कहूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं उस उम्र में थी जहाँ दुनिया बहुत सीधी लगती है, इसलिए मुझे भी यही लगता था कि जो मुस्कुराकर बात करता है वो इंसान अच्छा ही होता होगा, और जो बड़े बड़े वादे करता है वो उन्हें ज़रूर निभाता भी होगा। उसके बाद पापा फिर से अपनी सिलाई मशीन के सामने बैठ गए। उन्होंने आधा सिला हुआ कुर्ता उठाया, मशीन में धागा ठीक किया और मशीन चलाने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरी दुकान फिर से मशीन की आवाज़ से भर गई। ये आवाज़ मेरे बचपन का सबसे प्यारा संगीत रही। जब भी मशीन चलती तो मुझे बहुत सुकून महसूस होता, क्योंकि पापा काम करते हुए हमेशा हंसते रहते थे और उनकी हंसी ही मेरे लिए सब कुछ थी। मैं फिर अपनी किताब लेकर बैठ गई, लेकिन उस दिन पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा। बार बार मेरी नज़र पापा पर ही चली जाती। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि उनके मन में कुछ तो चल रहा है। कई बार वो मशीन चलाते चलाते एकदम रुक जाते, फिर गहरी सांस लेकर दोबारा से काम शुरू करते। अब जब शाम ढलने लगी, बाजार में धीरे धीरे दुकानों की लाइटें जलने लगी थी और सामने वाली मिठाई की दुकान से गर्म जलेबियों की खुशबू हवा में फैलने लगी। कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बाजार में घूम रहे होते। हर तरफ आज भी रोज की तरह ही काफी चहल पहल थी। उसी समय दुकान के बाहर से किसी ने आवाज लगाई, महेश भाई, मेरा कुर्ता तैयार हो गया क्या? तो पापा तुरंत मुस्कुराकर अपनी जगह से उठे और बिल्कुल ऐसे पेश आए जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि कुछ देर पहले एक ऐसा आदमी यहाँ से गया जिसकी नज़र सिर्फ इस दुकान पर नहीं, शायद हमारे आने वाले बेहतर कल पर थी। पापा ने मुस्कुराते हुए ग्राहक का कुर्ता उसे पहनाकर दिखाया, तो वो शीशे के सामने खड़ा होकर कभी अपने कंधे देखता, कभी बाजू, फिर खुश होकर बोला, महेश भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपके हाथ में सच में जादू है। मैं जब कभी भी सोचता हूँ ना कि इस बार कहीं और से सिलवा लूं, लेकिन ऐसी फिटिंग तो कहीं मिलती ही नहीं। ये सुनकर पापा बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। उन्होंने हमेशा की तरह कहा, बस ये तो आपका प्यार है भाई साहब, अगर आपको कोई कमी लगे तो बेझिझक बता देना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। फिर वो ग्राहक पैसे देकर चला गया। उसके जाते ही मैंने हंसते हुए पापा से कहा, देखा पापा, सब आपकी इतनी तारीफ करते हैं। तब उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा, तारीफ सुनकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और बुराई सुनकर कभी मेहनत भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इंसान अगर अपने काम से प्यार करता रहे तो एक दिन वही काम उसकी पहचान बन जाता है। मैंने उनकी बात तो सुन ली, लेकिन उस उम्र में ऐसी बातें पूरी तरह समझ कहाँ आती हैं। मुझे तो बस इतना अच्छा लगता था कि पूरे बाजार में लोग मेरे पापा को इज्जत से बुलाते हैं। जब कोई उन्हें महेश भाई कहकर आवाज़ देता तो मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती थी। फिर धीरे धीरे शाम होने लगी। पापा ने मशीन पर रखा आखिरी कपड़ा भी तय करके एक तरफ रख दिया। फिर रोज की तरह दुकान का हिसाब देखने बैठे। लकड़ी की पुरानी दराज खोली तो उसमें रखे नोट और सिक्के बाहर निकाले। फिर एक एक करके गिनने लगे। मैं भी उनके पास आकर बैठ गई। बचपन से मेरी भी आदत थी कि जब पापा पैसे गिनते तो मैं भी सिक्कों को अलग अलग ढेर में लगाने लगती। मुझे ये किसी खेल जैसा लगता था, इसलिए पापा भी मुस्कुराकर मुझे करने देते। लेकिन जब हिसाब पूरा हुआ तो पापा मुझे कुछ परेशान लगे। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ पापा, पैसे कम पड़ गए क्या? मेरी बात सुनकर उन्होंने तुरंत सारे नोट समेटे, दराज बंद की और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, अरे नहीं पगली, तू भी ना हर बात की चिंता करने लगती है। चल अब घर चलते हैं, देर हो रही है। उन्होंने वो बात तो हंसकर टाल दी, लेकिन उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि पापा की मुस्कान के पीछे कुछ तो ऐसा था जो वो मुझसे छिपा रहे थे। उस वक्त तक बाजार की ज्यादातर दुकानें बंद होने लगी। कहीं शटर गिरने की आवाज़ आ रही थी और सड़क किनारे चाय वाले की दुकान पर अब भी कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी और मैं पापा से अपनी बातें करती रही कि आज हमारी मैडम ने मेरी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसे ही पढ़ती रही तो एक दिन बहुत बड़ा नाम करूंगी। मेरी बात सुनते ही पापा के चेहरे पर फिर से वही सुकून वाली मुस्कान लौट आई। उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा, बस यही सुनने के लिए तो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मैं हंसते हुए बोली, जब मैं बड़ी अफसर बन जाऊंगी ना, तब आपको बिल्कुल भी काम नहीं करने दूंगी पापा, और आपकी ये सिलाई मशीन भी रखवा दूंगी। मेरी बात सुनकर पापा जोर से हंस पड़े।
अरे पगली, ये मशीन कोई मेरे लिए बोझ थोड़ी है। इसने ही तो हमें 2 वक्त की रोटी कमाना सिखाई है, और जिस दिन मैं इसे चलाना छोड़ दूंगा ना, उस दिन मुझे खुद ही बेचैनी होने लगेगी। तब मैंने भी हंसते हुए उनकी बाह पकड़ ली। उस समय मुझे सच में यही लगता था कि हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। एक छोटी सी दुकान, पापा की वो पुरानी सिलाई मशीन और हमारा ये सुकून। लेकिन शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ और ही लिख रखा था। अगली सुबह मेरी आंख हमेशा की तरह सिलाई मशीन की आवाज़ से नहीं, बल्कि पापा की खांसी की आवाज़ से खुली। मैंने करवट बदल कर देखा तो बाहर अभी पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ और आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था। गली में दूध वाले की साइकिल की घंटी सुनाई देने लगी और पापा आंगन में खड़े लगातार खांस रहे थे। तो मैं जल्दी से घबराकर उठकर उनके पास गई और बोली, पापा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने तुरंत मुंह दूसरी तरफ कर लिया, जैसे चाहते हों कि मैं उन्हें इस हालत में न देखूं। फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, अरे कुछ नहीं बेटा, वो रात वो शायद ठंडी हवा लग गई थी। तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़कर देखा तो हाथ पहले से ज्यादा ठंडा लग रहा था। मैंने कहा, पापा, आज आप दुकान मत खोलिए ना, एक दिन आराम कर लीजिए। पर मेरी बात सुनकर वो हल्का सा हंसे। अगर मैं एक दिन भी दुकान नहीं खोलूंगा ना, तो जिन लोगों ने अपने कपड़े सिलने को देने हैं वो वापस लौट जाएंगे। वैसे भी बेटा, मेहनत करने वालों की छुट्टी नहीं होती है। इतना कहकर वो अंदर गए, मुंह हाथ धोया और हमेशा की तरह अपनी पुरानी इस्त्री की हुई कमीज पहन ली। फिर हमारी दुकान वाले कमरे में जाने लगे। मैं दरवाजे पर खड़ी हुई बस उन्हें देखती रही। उस दिन पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार कह रहा था कि पापा को आज दुकान नहीं जाना चाहिए, लेकिन पापा की एक आदत थी, वो अपने दर्द से ज्यादा हमेशा अपनी जिम्मेदारियों की फिक्र करते। फिर मैं भी स्कूल जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बार बार सुबह वाला मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता, पापा की खांसी, उनका थका हुआ चेहरा और फिर मुस्कुराकर सब कुछ छिपा लेना। ये सब सोचकर दिल अजीब सा हो रहा था। स्कूल में भी मैं खोई हुई सी रही। मैडम जब कुछ पढ़ा रही थी तब भी मेरा ध्यान बार बार घर की तरफ ही जाता रहा। उस दिन छुट्टी होने का इंतज़ार मुझे बहुत लंबा लग रहा था। जैसे ही छुट्टी हुई तो मैं भागते हुए घर पहुंची। अभी मैंने बस्ता रखा भी नहीं और सीधी दुकान की तरफ चल पड़ी। दूर से ही मैंने देखा कि पापा मशीन पर झुके हुए काम कर रहे थे और उनके सामने कपड़ों का अच्छा खासा ढेर लगा हुआ था। मेरे सामने एक ग्राहक उनको नाप देकर जाने लगा और तभी दूसरा अपने कपड़े लेने आया। ये देखकर मैंने चैन की सांस ली। मुझे लगा चलो पापा तो ठीक है। मैं चुपचाप अंदर जाकर एक स्टूल पर बैठ गई। पापा ने मुझे देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, अरे आज मेरी बिटिया जल्दी आ गई। मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरी नज़र उनके चेहरे पर ही टिकी रही। माथे पर पसीना, आंखों के नीचे हल्की सूजन साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी वो बिना रुके मशीन चला रहे थे। हर थोड़ी देर में खांसी आती तो वो 2 सेकंड रुकते, पानी का घूंट पीते और फिर उसी लगन से सिलाई शुरू कर देते। मैंने धीरे से उनसे कहा, पापा, सुबह भी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब थोड़ा आराम कर लीजिए ना। उन्होंने मशीन चलाते चलाते ही मेरी तरफ देखा और बोले, आराम तो मैं कर लूँगा बेटा, लेकिन पहले इन लोगों का भरोसा तो पूरा कर दूँ। देखो, किसी ने शादी में पहनने के लिए कपड़े दिए हैं तो किसी ने त्योहार में पहनने के लिए। अगर मैंने इन्हें सिलने में देर कर दी तो उन्हें परेशानी होगी। उनकी ये बात सुनकर मैं चुप हो गई। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि मेरे पापा सिर्फ कपड़े नहीं सिलते, वो हर धागे के साथ किसी की खुशी तो किसी की उम्मीद और किसी का भरोसा भी जोड़ते हैं। मैं उन्हें बस देख ही रही थी कि तभी दुकान के बाहर एक आदमी आया और बिना अंदर आए ही पापा को इशारे से बाहर बुलाने लगा। पापा ने मशीन रोकी और जैसे ही वो दुकान से बाहर निकले, उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। मैं वहीं स्टूल पर बैठी हुई रही। पापा दुकान से बाहर निकले तो मेरी नज़र भी अपने आप उनकी तरफ चली गई। जिस आदमी ने उन्हें बाहर बुलाया वो मेरी तरफ पीठ किए खड़ा था, इसलिए उसका चेहरा मुझे साफ दिखाई नहीं दिया। फिर दोनों दुकान से थोड़ा हटकर खड़े हो गए, शायद इसलिए कि उनकी बातें कोई और न सुन सके। पहले तो मुझे लगा कि ये पापा का कोई ग्राहक होगा, लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि पापा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही है और वो आदमी लगातार उनसे कुछ बोले जा रहा है। पर पापा बस चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। बीच बीच में पापा उन्हें कुछ समझाने की कोशिश भी करते, लेकिन वो आदमी बिना रुके अपनी ही बात कहे जा रहा था। उसने एक बार हाथ उठाकर बाजार की दूसरी तरफ भी इशारा किया, फिर हमारी दुकान की ओर देखा। मुझे इतनी दूर से उनकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी, पर मैंने कई बार कोशिश की कि थोड़ा आगे जाकर सुनूं, लेकिन फिर सोचा शायद उनके कोई काम की बात होगी, मुझे ऐसे नहीं सुनना चाहिए। इसलिए मैं वहीं बैठी रही।
ऐसे ही करीब 5 मिनट बाद वो आदमी वहां से चला गया और पापा कुछ देर तक उसी जगह खड़े रह गए। उनकी नज़र ज़मीन पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबे हों। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली, अपने चेहरे पर फिर से मुस्कान लाने की कोशिश की और दुकान के अंदर आ गए। मैंने तुरंत पूछा, पापा वो कौन थे? उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कपड़ों का एक बंडल उठाया और बोले, कोई नहीं बेटा, बस बाजार का ही एक आदमी था। ये कहकर उन्होंने मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया कि तू ज्यादा फिक्र मत किया कर, चल जरा वो नीले धागे वाली रील उठाकर देना जरा। उन्होंने इतनी आसानी से वो बात बदल दी, लेकिन मैं समझ गई थी कि वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। उस दिन पहली बार मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। इस बात का नहीं कि कुछ बुरा हो गया, डर इस बात का था कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। मैंने बिना कुछ कहे नीले धागे की रील उठाकर पापा के हाथ में दे दी। उन्होंने धागा मशीन में डाला और फिर से सिलाई शुरू कर दी। बाहर से देखने वाला शायद यही कहता कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इंसान किसी अपने के चेहरे को रोज देखता है, उसे छोटी से छोटी बात भी समझ आ जाती है। उस दिन पापा मशीन तो चला रहे थे, लेकिन उनका ध्यान बार बार कहीं और जाता रहा। मैंने उन्हें पहले कभी इतना खोया हुआ नहीं देखा था। तभी बात बदलने के लिए मैंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि पापा, आज स्कूल में मैडम पूछ रही थी कि तुम बड़े होकर क्या बनोगी? उन्होंने मशीन चलाते चलाते ही पूछा। फिर अच्छा, मेरी बिटिया ने क्या जवाब दिया? मैंने थोड़ा गर्व से कहा, मैंने कहा कि मैं एक बड़ी अफसर बनूंगी। मेरी बात सुनते ही इस बार उन्होंने मशीन रोक दी, फिर धीरे से अपना चश्मा उतारा, मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई। उन्होंने मेरा सर हिलाते हुए कहा, बस बेटा, अपना यही सपना कभी मत छोड़ना, चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन पढ़ाई का साथ मत छोड़ना, क्योंकि इंसान से उसका पैसा तो छिन सकता है, लेकिन उससे उसकी पढ़ाई कोई नहीं छीन सकता। उस समय मुझे लगा कि पापा बस मुझे समझा रहे हैं, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि शायद वो मुझे आने वाले दिनों के लिए मजबूत बना रहे थे। इतने में दुकान के बाहर से एक और ग्राहक की आवाज़ आई, महेश भाई ज़रा बाहर तो आइए, एक बात करनी थी। पापा ने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराए और बोले, हाँ अभी आया। फिर वो दुकान से बाहर चले गए। मैं भी अब दरवाजे तक आकर खड़ी हो गई। इस बार बाहर खड़ा आदमी पहले वाला नहीं था, लेकिन उसकी बात सुनते ही मैंने पापा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ होती देख ली। मैं दुकान के दरवाजे के पीछे खड़ी हुई सब देख रही थी। बाहर क्या बात हो रही है और क्या नहीं, ये साफ साफ सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन सामने खड़े आदमी के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई आम बात करने नहीं आया। वो बार बार हाथों से इशारे कर रहा था और कभी हमारी दुकान की तरफ देखता तो कभी बाजार के उस हिस्से की तरफ जहां विक्रम सेठ का बड़ा सा बुटीक था। पापा पूरे वक्त बिल्कुल शांत खड़े हुए उसकी बातें सुनते रहे। उन्होंने बीच में 2-3 बार कुछ कहना चाहा तो सामने वाला आदमी उनकी बात पूरी होने से पहले ही फिर अपनी बात शुरू कर देता। ऐसा लग रहा था जैसे वो पापा को कोई खबर देने आया हो और वो खबर अच्छी नहीं थी। करीब 2 मिनट बाद उस आदमी ने पापा के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कुछ कहा और वहां से चला गया। पापा कुछ देर तक तो उसे जाते हुए देखते रहे। फिर उन्होंने बाजार में चारों तरफ एक नज़र दौड़ाई। उनकी नज़र कुछ पल के लिए सीधे विक्रम सेठ के बुटीक पर जाकर ठहर गई थी। बुटीक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी पड़ी थी। शीशे के बड़े बड़े दरवाजे, चमचमाती हुई लाइटें और अंदर आते जाते लोग, दूर से देखने पर तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। पापा ने एक बस गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले वापस दुकान के अंदर आ गए। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने तुरंत पूछा, पापा इस बार क्या हुआ? वो अंकल क्या कह रहे थे? उन्होंने पहले पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पानी पिया, फिर मशीन के पास बैठते हुए बोले, कुछ खास नहीं बेटा, बस बाजार की ही बातें थी, तुम्हारे समझ नहीं आएंगी। मैंने कहा, लेकिन आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? पापा ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान तो आई, लेकिन आंखें उनका साथ नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कुछ बातें वक्त आने पर अपने आप समझ में आ जाती हैं बेटा। इस पर मैं चुप हो गई, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि विक्रम सेठ हमारी जिंदगी से गया नहीं था। वो बिना सामने आए भी हमारे आसपास मंडरा रहा है। पापा ने दोबारा अपनी मशीन चलाना शुरू कर दी, लेकिन अब मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगा पा रही थी। मेरी नज़र बार बार उनके चेहरे पर चली जाती। वो पहले की तरह ही काम करने लगे, लेकिन अब उनके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए हों। मैंने मन ही मन तय किया कि आज घर जाकर पापा से आराम से बात करूंगी। अगर कोई परेशानी हुई तो वो मुझे शांत दिमाग से ज़रूर बताएंगे। तभी दुकान के बाहर दो नए ग्राहक आए।
दोनों ने अंदर झांका, फिर एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक ने धीमी आवाज में दूसरे से कहा। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए पापा पर टिकी रहीं और फिर बिना दुकान के अंदर आए ही वापस मुड़ गए। मैंने सोचा शायद उन्हें कोई और काम याद आ गया होगा, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद फिर ऐसा ही हुआ। इस बार एक बुजुर्ग अंकल आए। उन्होंने दुकान के बाहर खड़े खड़े अंदर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर आना चाहते हों, लेकिन फिर अचानक रुक गए। उन्होंने दूर कहीं नजर दौड़ाई, फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। अब मुझे भी अजीब लगने लगा। मैंने पापा से कहा कि आज लोग दुकान के अंदर आ ही नहीं रहे। पापा ने मशीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा, हर दिन एक जैसा थोड़ी होता है। उन्होंने भी ये बात नोटिस तो कर ली, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि मैं उनकी आंखों में उतरती हुई फिक्र पढ़ लूं। फिर मैंने चुपचाप दुकान के बाहर झांक कर देखा। सामने सड़क के उस पार विक्रम सेठ अपने बुटीक के बाहर खड़ा था। उसने एक बार हमारी दुकान की तरफ देखा और फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। उस मुस्कान का मतलब उस दिन मैं समझ नहीं पाई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसी मुस्कान की असली वजह हमारे सामने आने वाली थी। उस दिन शाम तक मैं बार बार दुकान के बाहर झांकती रही। न जाने क्यों मेरी नज़र हर थोड़ी देर बाद सामने वाले बुटीक की तरफ चली जाती। विक्रम सेठ अब वहां दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके जाने के बाद भी मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी बन गई। शाम के करीब 5 बज चुके थे और यही वो समय होता था जब हमारी दुकान पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगती थी। कोई ऑफिस से लौटते हुए कपड़े लेने आता, कोई अपने कपड़े सिलने देने आता, तो कोई शादी या किसी फंक्शन के लिए नए कपड़ों का नाप देने पहुंच जाता। कई बार तो पापा को एक साथ दो दो लोगों से बात करनी पड़ती थी, लेकिन उस दिन दुकान के बाहर अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। पापा बार बार दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देख रहे थे, फिर मशीन पर रखे अधूरे कुर्ते को देखते और दोबारा सिलाई में लग जाते। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि उन्हें चिंता हो रही है, लेकिन मैं उनके चेहरे को पढ़ना सीख चुकी थी। कुछ देर के बाद आखिरकार एक ग्राहक दुकान के अंदर आया। उसे देखते ही पापा के चेहरे पर फिर से हल्की सी मुस्कान आई। भाई साहब, आपका कुर्ता तैयार है, एक बार पहनकर देख लीजिए। अगर आपको कहीं ज़रा भी कमी लगे तो मैं अभी ठीक कर देता हूँ। लेकिन उस आदमी ने कुर्ता लेने के बजाय इधर उधर देखा और धीमी आवाज़ में बोला, महेश भाई, बुरा मत मानना, मैं आज आपसे अपने कपड़े लेने नहीं आया। पापा ने हैरानी से पूछा, फिर क्या बात है, सब ठीक तो है? वो आदमी कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उसने एक बार दुकान के बाहर नजर डाली, फिर थोड़ा और पास आकर बहुत धीमी आवाज में बोला, महेश भाई, मैं आपको सिर्फ एक बात बताने आया हूँ। इतना कहकर वो अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मामला सिर्फ हमारी दुकान का नहीं है, कोई और था जो लोगों को हमसे दूर रहने के लिए मजबूर कर रहा था। पहले तो वो आदमी कुछ पल तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, महेश भाई, आपसे मैं जो कहने आया हूँ वो सिर्फ इंसानियत के नाते कह रहा हूँ। आप बस मेरा नाम कहीं पर मत लेना। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने आपको ये बात बताई है तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पापा ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। उन्होंने इधर उधर देखा और बोले, तुम बेफिक्र होकर बोलो, तुम्हारी बात मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहेगी। उस आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे का डर अभी भी कम नहीं हुआ था। वो बोला, आज सुबह मैं विक्रम सेठ के बुटीक पर किसी काम से गया था। उसके बाद थोड़ी देर को बाहर खड़ा हुआ तो तभी अंदर से उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो अपने 2 आदमियों से तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। ये सुनते ही पापा का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। उन्होंने धीरे से पूछा, मेरे बारे में क्या कह रहा था? उस आदमी ने एक पल के लिए सर झुका लिया। शायद उसे वो बातें दोहराने में भी झिझक हो रही थी। फिर उसने धीमे से कहा, वो कह रहा था कि महेश ने मेरी बात ठुकरा दी है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं ठुकरा पाएगा। मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि वो एक दिन खुद चलकर मेरे पास अपनी दुकान बेचने आएगा। ये सुनकर मेरे पापा कुछ नहीं बोले, वो बस सामने ज़मीन की तरफ देखते रहे। उस आदमी ने आगे कहा, महेश भाई, मुझे तो ये भी सुनाई दिया कि उसने बाजार के कुछ लोगों से आपके खिलाफ बात करनी भी शुरू कर दी है। वो कौन कौन लोग हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी नीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी। कुछ पल के लिए वहां फिर खामोशी छा गई। पापा ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बोले, बहुत शुक्रिया, कम से कम तुमने मुझे पहले ही बता दिया। वो आदमी तुरंत बोला, अरे मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है, लेकिन मेरा नाम किसी के सामने मत आने देना। इतना कहकर वो तेजी से वहां से चला गया। उस दिन मैंने पहली बार पापा को उस तरह खामोश देखा था। वो धीरे धीरे दुकान के अंदर आए। हमेशा की तरह सीधे सिलाई मशीन पर बैठने के बजाय कुछ देर तक वहीं खड़े रहे।
उनकी नज़र सामने दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी पर थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो घड़ी नहीं किसी और ही सोच में खोए हुए हैं। मैंने तभी धीरे से पूछा, पापा क्या हुआ, सब ठीक है ना? उन्होंने जैसे मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। 2-3 सेकंड के बाद वो मेरी तरफ मुड़े और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, हाँ बेटा सब ठीक है। लेकिन इस बार उनकी मुस्कान बिल्कुल बनावटी लग रही थी। मैं बचपन से उन्हें देखती आई। मुझे पता था कि जब भी वो किसी परेशानी में होते तो सबसे पहले अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते थे, ताकि मुझे ज़रा भी फिक्र न हो। फिर उन्होंने बिना कुछ कहे मशीन पर रखा अधूरा कुर्ता उठाया और सिलाई शुरू कर दी। दुकान में मशीन की आवाज़ फिर से गूंजने लगी। तब वो बोले, प्रीति एक बात हमेशा याद रखना। मैंने उनकी तरफ देखा। वो बोले, जिंदगी में अगर कभी कोई तुझे तेरी मेहनत से रोकने की कोशिश करे ना, तो उससे लड़ाई मत करना। बस खुद को इतना मजबूत बना लेना कि एक दिन वही लोग तेरी मेहनत के सामने हार मान जाएं। उस समय मुझे उनकी बात का मतलब पूरी तरह से समझ नहीं आया, इसलिए मैंने हंसकर कहा, पापा वो बातें बड़े होकर देखी जाएंगी। पहले ये बताइए, आज शाम को मेरी पसंद वाली कचौड़ी खिलाएंगे या नहीं? मेरी बात सुनकर वो हंस तो पड़े, लेकिन उनकी हंसी इस बार सिर्फ होठों तक ही रह गई थी। उस दिन के बाद सब कुछ इतनी तेजी से बदला कि मुझे समझ ही नहीं आया आखिर हमारी गलती क्या थी। जो दुकान सुबह से शाम तक ग्राहकों से भरी रहती थी, वहां अब कई घंटों तक कोई भी दिखाई नहीं देता। पापा सुबह ठीक समय पर शटर खोलते, मशीन साफ करते, कपड़ों को अच्छे से रखते और हर थोड़ी देर में बाहर सड़क की तरफ देखते। जब भी किसी के कदम हमारी दुकान की तरफ बढ़ते तो उनके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद दिखाई देती, लेकिन ज्यादातर लोग हमारी दुकान के सामने से निकलकर सीधे विक्रम सेठ के बुटीक में चले जाते। पहले मुझे लगा शायद ये कुछ दिनों की ही बात होगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर बाजार में लोगों की बातें मेरे कानों तक भी पहुंचने लगी। कोई कहता सुना है महेश अब पहले जैसा काम नहीं करता। कोई कहता कि विक्रम सेठ के यहाँ तो नए नए डिजाइन आते हैं, हम वहीं से कपड़ा सिलवाएंगे। और कुछ लोग तो हमारी दुकान के सामने आकर बिना अंदर आए ही वापस लौट जाते। पापा सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी से एक शब्द तक नहीं कहा। एक शाम जब दुकान बंद करने का वक्त हुआ, तब मैंने देखा कि पूरे दिन की कमाई मेज पर रखी थी। पापा ने धीरे धीरे नोट गिने, फिर सिक्के, और कुछ पल तक चुपचाप उन्हें देखते रहे। मैंने मासूमियत से पूछा, पापा आज इतने कम पैसे क्यों आए? उन्होंने तुरंत पैसे समेट लिए और मुस्कुराकर बोले, अरे बेटा ये तो चलता रहता है, कभी ज्यादा दिन तो कभी कम। काम धंधे में ऐसा ही होता है। लेकिन उनकी आवाज़ बता रही थी कि वो सिर्फ मुझे तसल्ली दे रहे थे। इसी बीच दुकान के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। मैंने बाहर देखा, वो फिर से विक्रम सेठ था। इस बार वो अकेला नहीं आया, उसके साथ 2 आदमी और थे। वो बिना इधर उधर देखे सीधे दुकान के अंदर आया और चारों तरफ नजर घुमाई। फिर मेज पर रखे कम पैसों की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। वो पापा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, महेश देख, मैंने कहा था ना कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये दुकान खुद तुम्हारे हाथों से मेरे नाम होगी। अब भी वक्त है, जिद छोड़ दो। मैंने गुस्से में विक्रम सेठ की तरफ देखा, लेकिन उससे पहले ही पापा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी पकड़ मुझसे कह रही थी कि तुम कुछ मत कहना बेटी। अगले ही पल पापा ने जो फैसला किया, उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। कुछ पल तक पापा सर झुकाए खड़े रहे, फिर उन्होंने बहुत धीरे से दराज खोली। वही दराज जिसमें कई दिनों से विक्रम सेठ का दिया हुआ विजिटिंग कार्ड रखा था। उन्होंने कार्ड बाहर निकाला, कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर उसे मेज पर रख दिया। उनकी आंखों में पहली बार मैंने बेबसी देखी। वो बेबसी किसी हार की नहीं थी, वो एक ऐसे बाप की थी जो अपनी बेटी की पढ़ाई और उसके बेहतर फ्यूचर के बीच खुद की सबसे प्यारी चीज को खड़ा नहीं होने देना चाहता था। पापा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, अगर मैं दुकान छोड़ दूं तो क्या तुम अपनी बात पर कायम रहोगे? विक्रम सेठ के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसे शायद इसी पल का इंतजार था। वो बोला, मैं जो वादा करता हूँ निभाता भी वैसे ही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे मुंह से अचानक निकल गया, झूठ बोल रहे हैं आप। दुकान में एकदम सन्नाटा छा गया। विक्रम सेठ ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन पापा तुरंत मेरे सामने आ गए। उन्होंने मेरा कंधा पकड़कर मुझे अपने पीछे कर लिया। मैं रोते हुए बोली, लेकिन पापा ये हमारी दुकान है, ये दादाजी की निशानी है, आप इसे कैसे दे सकते हैं? मेरी आवाज़ कांप रही थी। पापा की आंखें भी भर आईं। उन्होंने पूरी दुकान पर एक लंबी नज़र डाली। दीवार पर टंगा पुराना बोर्ड कोने में रखा, कपड़ों का ढेर, वो सिलाई मशीन जिसने सालों तक हमारे घर का चूल्हा जलाया, सब कुछ जैसे उनसे आखिरी बार विदा ले रहा था। उन्होंने धीरे से मशीन पर हाथ फेरा, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है सेठ जी, मैं अपनी ये दुकान आपको दे देता हूँ।
मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन मैंने पहली बार अपने पापा को टूटते हुए देखा और उसी पल विक्रम सेठ के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। पापा के मुंह से निकला, मैं ये दुकान आपको दे देता हूँ। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा भर दिया हो। मैं वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। बार बार अपने आप से यही कह रही थी कि नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया बिखर रही थी। मैं अचानक दौड़कर पापा से लिपट गई। आवाज़ रोने की वजह से कांप रही थी। पापा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये दुकान उनको मत दीजिए। मेरी एक एक बात सुनकर पापा का दिल भी टूट रहा था। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। उनके हाथ भी कांप रहे थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ भी रोनेहार हो गई। बेटा, कभी कभी इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज़ इसलिए छोड़ देता है ताकि बाद में और ज़्यादा परेशानी से बच जाए। मैंने रोते हुए कहा, लेकिन मैं तो आपके साथ हूँ पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ये दुकान मत छोड़िए। इतना सुनते ही पापा की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। मैंने बचपन से उन्हें हर मुश्किल में मुस्कुराते ही देखा था, लेकिन उस दिन पहली बार मेरे पापा मेरे सामने रो रहे थे। उन्होंने फिर सिलाई मशीन की तरफ देखा, धीरे धीरे उसके पास गए, अपना कांपता हुआ हाथ मशीन पर रखा और बहुत धीमी आवाज़ में बोले, तूने मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। जब जब घर में मुश्किल आई, तूने ही मेरे परिवार का साथ दिया। मगर आज मजबूरी है, वरना मैं तुझे कभी अपने से अलग नहीं करता। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे फटने लगा। उधर विक्रम सेठ चुपचाप खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं था और नज़र सिर्फ दुकान पर टिकी थी। कुछ देर बाद पापा ने कांपते हाथों से दुकान की चाबी उतारी, क्योंकि हालात इंसान से वो भी करवा देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। उस दिन जब हम दुकान से बाहर निकले तो पहली बार मुझे लगा कि हम दुकान बंद नहीं कर रहे, हम अपनी पूरी जिंदगी का एक हिस्सा पीछे छोड़कर जा रहे हैं। पापा ने शटर गिराने से पहले एक बार पूरी दुकान को देखा। वही पुरानी दीवारें, कोने में रखा लकड़ी का स्टूल और बीच में रखी वो सिलाई मशीन जिसने न जाने कितने लोगों के कपड़े सिले थे, और हमारे घर का चूल्हा जलाया। पापा धीरे धीरे मशीन के पास गए। उन्होंने दोनों हाथों से उसको सहलाया। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। मेरे आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं दौड़कर उनके गले लग गई। हम दोनों देर तक वैसे ही खड़े हुए रोते रहे। विक्रम सेठ दूर खड़ा हुआ सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जीत का घमंड साफ दिखाई दिया। कुछ देर के बाद पापा ने कांपते हाथों से दुकान की चाबी विक्रम सेठ के हाथ में रख दी। चाबी उसके हाथ में जाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे घर की आखिरी उम्मीद भी हमसे छिन गई हो। उस रात हमारे घर में किसी ने खाना नहीं खाया। उनकी नज़रें दीवार पर टंगी उस तस्वीर पर थीं जिसमें दादाजी उसी दुकान के सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे। काफ़ी देर के बाद पापा ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गई। वो मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, प्रीति, आज तेरे पापा हार गए। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए, आप हारे नहीं हैं। उन्होंने हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाने की कोशिश की। मैं अपनी मजबूरियों से हार गया हूँ बेटा, लेकिन तू एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की गरीबी उसकी हार नहीं होती, बल्कि हार तो तब होती है जब वो मेहनत करना छोड़ दे। फिर मैं रोते हुए उन्हें देखती रही। उन्होंने आगे कहा, मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ, चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे लोग कितनी भी तुझे तोड़ने की कोशिश करें, पर तू अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। मैंने बिना कुछ बोले सर हाँ में हिला दिया। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार पापा का रोता हुआ चेहरा मेरे सामने आ रहा था। मैंने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा तो आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। उसी पल मैंने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन खुद से एक वादा किया, आज तो मैं छोटी हूँ, इसलिए अभी कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन एक दिन मैं इतनी काबिल ज़रूर बनूंगी कि कोई भी विक्रम सेठ किसी गरीब की मजबूरी खरीदने की हिम्मत तक नहीं करेगा। मैं किसी से बदला लेने के लिए नहीं पढ़ूंगी, बल्कि इंसाफ दिलाने के लिए पढ़ूंगी। और जिस दिन मैं अपने पापा का झुका हुआ सर फिर से ऊंचा कर दूंगी, उसी दिन समझूंगी कि मेरी पढ़ाई सफल हुई है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। पहले मैं पढ़ाई इसीलिए करती थी ताकि अच्छे नंबर आएं और पापा खुश हो जाएं, लेकिन अब मेरी किताबों का हर पन्ना मुझे उस दिन की याद दिलाता था जब मैंने अपने पापा को अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज खोते हुए देखा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब बस यही मेरी दुनिया बन गई कि सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना और वापस आकर थोड़ा बहुत घर का काम संभालना, फिर घंटों अपनी किताबों में खो जाना। मेरे दोस्त कई बार खेलने के लिए मुझे बुलाने आते और कभी वो कहते कि चलना प्रीति, बाहर खेलने चलते हैं, तो कभी कहते कि इतना भी कोई पढ़ता है क्या।
फिर मैं बस मुस्कुराकर मना कर देती। उन्हें क्या पता था कि मैं अब सिर्फ अच्छे नंबरों के लिए नहीं पढ़ रही। मेरे सामने हर समय पापा का वो चेहरा घूमता रहता जब उन्होंने कांपते हाथों से हमारी दुकान की चाबी विक्रम सेठ को दी थी। वो एक पल मेरे लिए किसी किताब से भी बड़ा सबक बन गया। धीरे धीरे पढ़ाई मेरी आदत नहीं, मेरी जिद बन गई। कई कई रातें ऐसे होती जब पूरा मोहल्ला सो चुका होता, लेकिन मेरे कमरे की खिड़की से अब भी रोशनी बाहर आ रही होती। कभी कोई सवाल समझ नहीं आता तो मैं बार बार उसे हल करती रहती, और जब नींद आने लगती तो मुंह पर पानी के छींटे मारकर फिर किताब खोल लेती। मैं खुद को हर रोज सिर्फ एक ही बात याद दिलाती थी, अगर पापा अपनी पूरी जिंदगी मेरी एक मुस्कान के लिए मेहनत कर सकते हैं तो मैं भी उनके लिए कुछ साल जी जान लगाकर पढ़ सकती हूँ। धीरे धीरे मेरी मेहनत ही मेरी पहचान बनने लगी। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते कई साल बीत गए। अब मैं वो छोटी सी प्रीति नहीं रही जो दुकान के कोने में बैठकर पापा को सिलाई करते देखा करती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। अच्छे नंबरों की वजह से मुझे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिल गई, और जब ये खबर पापा को मिली तो उनके चेहरे पर बरसों बाद वैसी ही मुस्कान लौटी जैसी मैं बचपन में देखा करती थी। उन्होंने मेरे हाथ से स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंट लिया, उसे कई बार पढ़ा और फिर उसे अपनी आंखों से लगा लिया। उनकी आंखें भर आई थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज पहली बार लग रहा है कि ऊपर वाले ने मेरी मेहनत देख ली। मैंने मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ लिया। ये सब आपकी मेहनत का फल है पापा। अगर आपने मुझे हर हाल में पढ़ने के लिए हिम्मत ना दी होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। पापा ने तुरंत मेरी बात काट दी। नहीं बेटा, ये मेहनत तूने की है, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भी नम हो गईं। उस दिन मैंने मन ही मन एक और वादा किया, अब मैं किसी हाल में रुकूंगी नहीं। मेरे कई दोस्त पढ़ाई पूरी होते ही नौकरी की तलाश में लग गए। कुछ ने कहा, प्रीति, इतना टफ एग्जाम क्लियर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो किसी ने मुझे सलाह दी, पहले कोई छोटी नौकरी कर लो, बाद में इसके लिए तैयारी कर लेना। पर मैं हर किसी की बात मुस्कुराकर सुनती, लेकिन जवाब सिर्फ अपने दिल को देती। मुझे याद था कि पापा का वो झुका हुआ सर, विक्रम सेठ की घमंड भरी मुस्कान, और हमारी वो दुकान जो हमारी आंखों के सामने हमसे छिन गई थी। यही तीन बातें हर बार मुझे पहले से ज्यादा मेहनत करने की ताकत दे देती थी। दिन में मैं कॉलेज होती, फिर रात में घंटों घंटों पढ़ाई करती, और छुट्टी के दिन भी सिर्फ किताबें लिए बैठी रहती। मेरी जिंदगी अब एक ही गोल के आसपास घूमने लगी कि मुझे सिर्फ सफल नहीं होना, मुझे इतना काबिल बनना है कि किसी गरीब को फिर कभी किसी विक्रम सेठ के सामने मजबूरी में झुकना ना पड़े। इसी तरह दिन, महीने और फिर 2 साल और बीत गए। जिस सपने को मैंने उस रात अपनी आंखों में बसाया था, आज वही सपना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन गया। वो दिन आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। सुबह से ही मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस दिन रिजल्ट आने वाला था। मैं मोबाइल की स्क्रीन बार बार खोलती, फिर बंद कर देती, और हर मिनट एक घंटे जैसा लग रहा था। फिर आखिरकार जब मैंने रिजल्ट देखा तो कुछ पल के लिए मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैं सिलेक्टेड हो चुकी थी। कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती ही रह गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। फिर भागती हुई पापा के पास पहुंची और बिना कुछ कहे मोबाइल उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने भी कांपते हाथों से जब रिजल्ट देखा, अचानक उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो बस इतना ही कह पाए, मुझे पता था कि मेरी बेटी एक दिन जरूर सफल होगी। उस दिन बरसों बाद मैंने पापा के चेहरे पर वैसी ही मुस्कान देखी जिसे विक्रम सेठ भी हमसे कभी नहीं छीन पाया था। कुछ महीनों बाद मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में अपॉइंट हो गई। जब मैंने पहली बार अपनी वर्दी पहनी तो सबसे पहले आईने में खुद को नहीं, बल्कि पहले अपने पापा का चेहरा देखा। मुझे लगा ये सिर्फ मेरी वर्दी नहीं, उनकी बरसों की मेहनत है। फिर मैंने चुपचाप जाकर पापा के पैर छुए। उन्होंने मुझे उठाकर गले लगा लिया और कहा, आज तूने मेरा सर फिर से ऊंचा कर दिया बेटा। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने अचानक बचपन के सारे मंजर घूमने लगे। और अब वक्त बदल गया। पहले मैं छोटी थी इसलिए कुछ नहीं कर सकी, लेकिन आज मेरे हाथ में कानून की ताकत थी। मैं किसी से बदला लेने नहीं, बल्कि उस अन्याय का हिसाब लेने जाऊंगी जो सालों पहले मेरे पापा जैसे एक ईमानदार इंसान के साथ हुआ था। उस दिन सुबह जब सरकारी गाड़ी मेरे ऑफिस से निकली तो पता नहीं क्यों मेरा दिल आम दिनों की तरह शांत नहीं था। हाथों में सरकारी फाइल थी, लेकिन आंखों के सामने बार बार बचपन की वही तस्वीर घूम जाती। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, मैडम, लगभग आधे घंटे में हम बाजार पहुंच जाएंगे। मैंने बस धीरे से कहा, ठीक है, और खिड़की के बाहर देखने लगी। रास्ते भर न जाने कितनी यादें मेरे साथ चलती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे समय आगे बढ़ गया हो, लेकिन मेरी यादें आज भी वहीं खड़ी हों।
कुछ देर के बाद गाड़ी उसी बाजार के बाहर आकर रुकी जहां कभी मेरे पापा की छोटी सी सिलाई की दुकान हुआ करती थी। गाड़ी रुकते ही ड्राइवर उतरकर मेरे लिए दरवाज़ा खोलने लगा और जैसे ही मैं नीचे उतरी, पूरे बाजार की नज़रें मेरी तरफ उठ गईं। सरकारी गाड़ी और साथ में डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर और उनके हाथों में सरकारी फाइलें देखकर हर दुकानदार अपनी दुकान से बाहर निकल आया। कोई धीरे धीरे आपस में बातें कर रहा था, तो कोई अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इतने बड़े ऑफिसर अचानक यहाँ क्यों आए हैं। मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरी नज़र तो बस एक ही जगह जाकर ठहर गई। सामने जहाँ कभी हमारे लकड़ी के पुराने बोर्ड पर लिखा रहता था महेश टेलर, आज वहाँ बड़े बड़े सुनहरे शब्दों में लिखा था विक्रम फैशन बुटीक। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, कदम जैसे आगे बढ़ना ही भूल गए थे। तभी मेरी नज़र अंदर गई। वही कोना जहाँ बैठकर मैं होमवर्क किया करती थी, वही जगह जहाँ पापा मुझे सिलाई के धागों से खेलते हुए देखकर मुस्कुरा देते थे, और वही दरवाज़ा जहाँ खड़े होकर मैं हर शाम पापा का इंतज़ार करती थी। पर आज वहाँ सब कुछ बदल गया। उस वक्त मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। मन बार बार कह रहा था कि यही वो जगह है जहाँ तुम्हारे पापा का सपना टूटा था। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद से कहा, नहीं प्रीति, आज तुम यहाँ बेटी बनकर नहीं आई हो, आज तुम कानून की जिम्मेदारी निभाने आई हो। फिर मैंने गहरी सांस ली और अपने साथ आए ऑफिसर से कहा, चलिए। हम सब धीरे धीरे बुटीक के अंदर दाखिल हुए। अंदर का नज़ारा देखकर कोई भी पहली नज़र में इम्प्रेस हो जाता। चारों तरफ चमचमाती लाइटें, शीशे की बड़ी बड़ी अलमारियां, महंगे कपड़ों की कतारें, साथ में एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़। अगर कोई पहली बार यहाँ आता तो शायद कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस चमक दमक की नींव किसी गरीब की मजबूरी पर रखी गई है। हमारे अंदर आते ही वहाँ काम कर रहे स्टाफ में हलचल मच गई। एक लड़का भागता हुआ अंदर के केबिन की तरफ गया, शायद विक्रम सेठ को खबर देने गया था। फिर कुछ ही सेकंड बाद विक्रम सेठ अपने केबिन से बाहर निकला। उसकी उम्र अब पहले से काफ़ी बढ़ चुकी थी, बालों में सफ़ेदी भी झलकने लगी, लेकिन उसके चेहरे का घमंड आज भी वैसा ही था। उसने दूर से ही मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ दिए, नमस्ते मैडम, आइए आइए, हमारे बुटीक में आपका स्वागत है। मैंने भी फॉर्मेलिटी से सर हिलाया तो उसने तुरंत अपने स्टाफ से कहा, अरे मैडम के लिए कुर्सी लगाओ, ठंडा पानी भी लेकर आओ। मैंने शांत आवाज़ में कहा, शुक्रिया, लेकिन हम यहाँ मेहमान बनकर नहीं आए। मेरी आवाज़ सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी धीमी पड़ गई। मैंने अपने बैग से वो सरकारी फाइल निकाली और उसके सामने रखते हुए कहा कि हमारे डिपार्टमेंट को आपके खिलाफ कुछ शिकायतें मिली हैं। उसी सिलसिले में आज यहाँ ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। विक्रम सेठ ने पहले फाइल की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। उसने फिर मुस्कुराने की कोशिश की, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि हर बार की तरह इस बार भी उसका पैसा, पहचान और उसकी शोहरत उसे हर मुश्किल से बचा लेगी। पर उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस बार उसके सामने खड़ी हुई ये लड़की कोई आम ऑफिसर नहीं, बल्कि महेश दर्जी की वही बेटी है जिसके आंसू देखकर उसने कभी अपनी जीत का जश्न मनाया था। विक्रम सेठ कुछ पल तक मुझे देखता रहा। शायद वो मेरे चेहरे को पहचानने की कोशिश तो कर रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी दिखाई देने लगी, लेकिन घमंड अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। फिर वो कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैडम आप बैठिए, बात करते हैं बैठ के। शायद कोई गलतफहमी हुई है। मेरा ये काम तो बहुत पुराना है, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होता। तो मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मेरे साथ आए ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एक एक कागज़ देखे जाने लगे, हिसाब किताब की फाइलें निकाली गईं, वहाँ के स्टाफ से सवाल जवाब किए गए। शुरुआत में तो सभी स्टाफ खामोश रहा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे बोलना तो चाहते हों लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हों। तभी मैंने उनमें से एक स्टाफ से बहुत नरमी से पूछा कि आप डरिए मत, सच बोलना आपकी जिम्मेदारी है, बाकी मैं देख लूँगी, आप घबराओ नहीं। वो कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैडम यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। उसकी बात सुनकर बाकी स्टाफ भी धीरे धीरे आगे आने लगा। किसी ने बताया कि उनकी तनख्वाह काट ली जाती है, तो किसी ने बताया कि गलती ना होने पर भी उन्हें डांटा जाता है। किसी ने कहा कि उनके खिलाफ बोलने पर वो नौकरी से निकालने की धमकी भी देते हैं। और हर एक बात के साथ विक्रम सेठ का चेहरा बदलता जा रहा था। जिस आदमी को हमेशा यही लगता था कि उसकी आवाज़ के सामने कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, पर आज उसके अपने ही स्टाफ वाले उसके सच को सामने ला रहे थे। तभी विक्रम सेठ बीच में बोल पड़ा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तब मैंने शांत आवाज़ में कहा, अगर ये सिर्फ एक इंसान की बात होती तो शायद इसे नज़रअंदाज किया जा सकता था, लेकिन जब कई लोग एक जैसी बात कह रहे हैं और सबूत भी हमारे पास मौजूद है, तो सच्चाई नहीं छिप सकती।
फिर वो चुप हो गया। कुछ देर के बाद उसने मुझे ध्यान से देखा, शायद अब उसे कुछ याद आने लगा था कि मैं कौन हूँ। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, मैडम, क्या आपका नाम? मैंने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए पूरा बुटीक शांत हो गया। फिर मैंने कहा, मैं प्रीति हूँ। उसके चेहरे का रंग बदल गया और आंखें फैल गईं। फिर मैंने आगे कहा कि हाँ, मैं महेश की बेटी, वही महेश जिसकी छोटी सी दुकान आपको अपनी ताकत के दम पर चाहिए थी। ये सुनते ही विक्रम सेठ के चेहरे से सारी अकड़ खत्म हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल पाया। मैंने आगे कहा, जिस दिन आपने मेरे पापा से उनकी दुकान छीनी थी, उस दिन आपने सोचा था कि आपने जीत हासिल कर ली है, लेकिन आप भूल गए थे कि किसी इंसान से उसकी मेहनत छीनी जा सकती है, उसकी हिम्मत नहीं। विक्रम सेठ सर झुकाकर खड़ा हुआ था। मैं बोली, और आज मैं यहाँ सिर्फ बदला लेने नहीं आई हूँ, क्योंकि अगर मैं बदला ही लेना चाहती तो शायद मैं वही करती जो आपने किया था। लेकिन मैं कानून के रास्ते यहाँ आई हूँ, क्योंकि गलत करने वाले को सज़ा उसके कर्मों से मिलनी चाहिए, किसी की नफ़रत से नहीं। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई, विक्रम सेठ के खिलाफ सभी सबूत सामने आ चुके थे। उसके गलत कामों पर कानूनी कार्रवाई हुई और उसका घमंड, जिस पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था, उसी के सामने टूट गया। कुछ दिनों बाद मैं पापा को उसी बाजार में लेकर गई। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे साथ आ रहे थे। उनकी नज़र बार बार उसी जगह जाने लगी जहाँ कभी उनकी छोटी सी दुकान हुआ करती थी। मैं फिर उन्हें वहीं रोक कर बोली, पापा, आपको याद है कि एक दिन आपने ही कहा था कि इंसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें भर आईं। मैं मुस्कुराकर आगे बोली, और देखिए, आज आपकी बेटी आपके सामने ऑफिसर बन के खड़ी है। पापा ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस मुझे गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, उस बाप के गर्व के आंसू थे जिसने अपनी बेटी को अपने सपनों से भी आगे बढ़ते देखा था। उस दिन जाकर मुझे समझ आया कि असली जीत सिर्फ किसी को हराने में नहीं होती, बल्कि असली जीत तो तब होती है जब इंसान अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बना लेता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।